Hello everyone. Today we are going to discuss external aids to interpretation in the subject of interpretation of statutes. आज हम सब लोग समझेंगे कि एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आता है। तो इसमें जो पहला है वो कहलाता है ट्रैवैक्स प्रिपरेटरीज। ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रिपरेटरी वर्क्स, यानी प्रिपरेशन करते वक्त बनाए गए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं ट्रैवैक्स प्रिपरेटरीज। दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ नेगोशिएशन। ये नेगोशिएशन या बातचीत जब हो रही होती है किसी कानून को बनाते समय, तो उनके ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। ये एक तरह से डायलॉग होते हैं बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ टू रिजॉल्व पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो कोई भी मतभेद होता है उस पर जो बातचीत हो रही होती है, तो ये वो सारे डायलॉग्स होते हैं। गेन एन एडवांटेज फॉर एन इंडिविजुअल और कलेक्टिव और क्राफ्ट आउटकम टू सेटिस्फाई वेरियस इंटरेस्ट। तो जब भी कोई कानून होता है उसके लेके बहस होती है, उसमें बातचीतें होती हैं, अपने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लोग एक्सप्रेस करते हैं। उन सारी चीज़ों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को ही हम लोग ट्रैवैक्स प्रिपरेटरीज कहते हैं। इंडिया में द प्रिपरेटरी वर्क डन ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूड्स पार्लियामेंट्री डिबेट्स, कमेटी रिपोर्ट्स, स्पीच बाय लॉ मेकर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बिल, मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो भारत में जब भी कोई कानून बनता है तो इन सभी चीज़ों को हम ट्रैवैक्स प्रिपरेटरीज कह सकते हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट में होने वाली डिबेट्स शामिल हैं, कमेटी जो बनती है उनकी रिपोर्ट्स शामिल हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं उनकी स्पीचेस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अगर कोई भी हो जो कि बिल से संबंधित हो, मिनिस्टरों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स उस बिल के संबंध में, उस कानून के लिए, ताकि उसकी मंशा को समझा जा सके, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो कि पार्लियामेंट में होती है। ये सारी चीज़ों को ही हम ट्रैवैक्स प्रिपरेटरी के अंतर्गत एक्सटर्नल एड मानते हैं। तो जब भी कोर्ट को बेयर एक्ट के अंदर से हेल्प नहीं मिलती है तो वो एक्सटर्नल एड का सहारा लेता है, ताकि उस कानून का इंटरप्रिटेशन किया जा सके, निर्वचन किया जा सके। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इसको करते समय? पहला है कि कभी कभी हमें ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती है। कभी क्या होता है कि उपलब्ध हो भी जाएं तो एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया रिकॉर्ड है, इसलिए इसको कंक्लूसिव नहीं मान सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि अनक्लियर होता है, उससे भी कोई बात समझ में आने नहीं लगती। नेक्स्ट हमारे पास जो हमको एक्सटर्नल एड में पढ़ना है वो है स्टेयर डिसाइसिस। ये एक लैटिन फ्रेज़ है। इसका अर्थ होता है टू स्टैंड बाय द डिसीजंस। तो किसके डिसीजंस के पक्ष में खड़े होना? जो हमारे हायर कोर्ट्स हैं उनके पक्ष में लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस खड़े होते हैं। इन इंडिया स्टेयर डिसाइसिस रेफर टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट वेयर कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो डिसीजंस मेड बाय द हायर कोर्ट्स। तो हमको अच्छी तरह से पता है कि हमारे भारत में जो हायर कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं वो कभी भी लोअर कोर्ट्स के द्वारा ओवर रूल नहीं किए जाते, और सभी लोअर कोर्ट्स अपने हायर कोर्ट्स के पक्ष में ही खड़े रहते हैं। एसेंशियली एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन बाय प्रोवाइडिंग एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल टू गाइड जुडिशियल डिसीजंस। तो जो भी हायर कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं वो एक तरह से एक्सटर्नल एड की तरह से होते हैं, जो कि इंटरप्रिटेशन करने में लीगल प्रिंसिपल्स में सहायक होते हैं। दिस प्रिंसिपल इज़ एनश्राइंड इन आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ये प्रिंसिपल जो स्टेयर डिसाइसिस का है ये किस आर्टिकल में निहित है, तो हमारे पास आर्टिकल 141 जो है उसमें ये निहित होता है, जो कि ऐसा कहता है कि ऑल कोर्ट्स आर बाउंड। 141 क्या कहता है? ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर बाउंड बाय लॉज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो कानून हैं उनसे बाध्य रहेंगे। आर्टिकल 141 reinforces Supreme Court supremacy
प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी एंड हाईलाइट्स हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। तो 141 से हमें ये 3 बातें स्पष्ट होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर कोर्ट है, ये यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करता है और साथ ही साथ हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स को भी ये दिखाता है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो इसके संबंध में हमको पढ़ने चाहिए वो हैं, पहला है रेसो डेसिडेंडी। रेसो डेसिडेंडी का मतलब होता है कि ओनली रेसो डेसिडेंडी और द लीगल प्रिंसिपल अंडरलाइंग अ डिसीजन इज़ बाइंडिंग एंड नॉट द होल जजमेंट। तो किसी भी जजमेंट का वही हिस्सा बाइंडिंग होता है जो कि प्रिंसिपल से संबंधित होता है, लीगल प्रिंसिपल होता है, ना कि पूरा का पूरा जजमेंट बाइंडिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल केस लॉ जो मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 14 द होल जजमेंट रिमार्क्ड राइट टू इक्वालिटी, जिसमें ये कहा गया डॉटर्स हैव इक्वल राइट टू इनहेरिटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कि बेटियों के पास पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी पैतृक संपत्ति में साझेदार हो जाए। इस केस को थोड़ा डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो 1986 का ये केस है। इसमें इस्टेब्लिश किया गया था इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर क्रिश्चियन वुमेन। ये केस क्रिश्चियन वुमेन को लिए लेके था उस समय। द केस चैलेंज द इनहेरिटेंस प्रोविजन ऑफ ट्रैवनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट 1916। तो ट्रैवनकोर का जो क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट है 1916 का, उसके प्रोविजंस को चैलेंज किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, daughters now have equal rights to inherit ancestral property like sons। तो इसका रेट्रोएक्टिवली इफेक्ट आप देख सकते हो। तो ये आपका रेसो डिसिडेंडी का केस था। फिर दूसरी बात जो हमें देखनी चाहिए दैट इज़ ओवर रूलिंग प्रीसिडेंट्स। While Supreme Court generally stay decisis, it can choose to overturn its previous decision in exceptional circumstances। तो यूजुअली क्या होता है कि स्टे डिसाइसिस के प्रिंसिपल से जो लोअर कोर्ट्स है वो अबाइडिंग रहते हैं, यहाँ तक कि ओवरटर्निंग नहीं होती है। लेकिन कभी ऐसा स्थिति आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद स्वयं अपने प्रीवियस डिसीजंस को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ओवरटर्न कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गोलकनाथ का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने ही प्रीवियस डिसीजन को ओवरटर्न किया था इसमें, एंड डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास बिल्कुल ये अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सके। अप्लाई द न्यू रूल प्रोस्पेक्टिवली टू अवॉइड डिसरप्टिंग एक्सिस्टिंग लॉस। तो इस रूल को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया था और ताकि जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग लॉस थे उसको डिस्ट्रप्शन ना हो सके। नेक्स्ट एक्सटर्नल एड में ट्रांसलेशंस को स्टडी करेंगे हम। Translations can be used as an external aid to interpretation, particularly while referring to official translations published under the authority of government, especially when legislation is originally drafted in a language other than English। तो ट्रांसलेशंस जो हैं वो एक्सटर्नल एड की तरह हम इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली कब, जब जो लॉज हैं वो इंग्लिश के बजाय किसी अन्य भाषा में ड्राफ्ट किए गए हों। आर्टिकल 348(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दिस प्रोविजन एक्सप्रेस दैट व्हेन अ लेजिस्लेचर यूजेस अ लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश द ऑफिशियल ट्रांसलेशन पब्लिश्ड इन स्टेट्स ऑफिशियल गैजेट इज कंसिडर्ड एज द अथॉरिटेटिव इंग्लिश टेक्स्ट। तो यदि लेजिस्लेचर कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो इंग्लिश नहीं है
तो फिर ऑफिशियल ट्रांसलेशन जो स्टेट के ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है उसी को हम अथॉरिटेटिव इंग्लिश टेक्स्ट मानते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आई तो 58th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 394A which mandates an authoritative Hindi translation of the Constitution, giving it an equal legal outstanding with an English version। तो इस आर्टिकल के इंट्रोडक्शन से अथॉरिटेटिव हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रखी गई थी और उसको हम अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी में मानते हैं। नो ओवरराइडिंग इफेक्ट मीन्स translations cannot contradict the clear meaning of original legislation। तो ट्रांसलेशंस एक्सटर्नल एड तो है लेकिन ये ओरिजिनल लेजिस्लेशन के मीनिंग को ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं दे सकते। ट्रांसलेशंस में आप जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ कमीशंस की रिपोर्ट, ये भी एक्सटर्नल एड के अंतर्गत आती है। इसको समझने के लिए हम कुछ केस लॉज ले लेते हैं, जैसे कि श्रीमती प्रेमलता शर्मा वर्सेस भगवंत प्रसाद शर्मा, देहरादून। द कोर्ट कैन लुक इनटू रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन while interpreting a provision which has been amended on its basis। तो कोर्ट जो है लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस को लुक कर सकता है किसी मैटर में, किसी प्रोविज़न को इंटरप्रेट करने के लिए जो कि उस आधार पे अमेंड हुआ है। दूसरा केस मिथिलेश कुमारी वर्सेस प्रेम बिहारी खरे का है। लॉ कमीशन रिपोर्ट में भी रिफर्ड टू एज एन एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोविजंस। व्हाट इम्पोर्टेंस कैन बी गिवन टू इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो ऐसा मेंशन किया गया था बाय द ऑनरेबल कोर्ट कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको रिफ़र किया जा सकता है एक्सटर्नल एड की तरह से, लेकिन उसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है ये डिपेंड करेगा तथ्यों पे और हालातों पे। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के बारे में बात कर लें। अ कमीशन मे बी अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट टू इंक्वायर इनटू द ईवल और डिफेक्ट फॉर विच पार्लियामेंट वांट्स टू इनैक्ट द लॉ। तो जो भी मुद्दा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, जो डिफेक्ट है जिसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाना चाहती है, उसके बारे में इंक्वायरी के लिए हम इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स बनवाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53A वॉज इंसर्टेड ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्पेशल कमिटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ट्रांसफरी। तो TPA में 53A का इंसर्शन और इस बेसिस पे किया गया था कि जो ट्रांसफरी है उसके जो राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके।